एनडीए एग्जाम 2025 एनडीए फर्स्ट का पेपर हो चुका है और इसका एक लाइव सॉल्यूशन हम देंगे। और जीके में लगभग 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पार्ट से। देन इन क्वेश्चंस का राइट सॉल्यूशन क्या है तो आप पेपर के माध्यम से समझेंगे। तो मोशन एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका मोस्ट वेलकम। तो आप सभी का क्वेश्चन पेपर कैसा रहा इसको आप हमारे सॉल्यूशन के साथ मैच करेंगे और उससे फिर आप एनालाइज करेंगे कि आपका कट ऑफ मार्क्स लगभग कितना रह सकता है। तो देन हम जीके वाले पार्ट पर सीधे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पेपर का बी सीरीज है, राइट। तो बी सीरीज में जीके का क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर दैट इज द 76, क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें ये पूछा गया है, हिंदी में बता रहा हूँ, गज द्वार, अश्व द्वार, गरुड़ द्वार ये सभी द्वार किस स्थान पर एक भवन में स्थित हैं। देन इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। तो भारत की जो नई पार्लियामेंट बनी है उस न्यू पार्लियामेंट में ये सभी द्वार बनाए गए, इसलिए इसका राइट आंसर आपको क्या लगाना है, ए, नई दिल्ली। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारत की किस नृत्य शैली को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। तो यूनेस्को पता है आपको एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो सांस्कृतिक धरोहर को टेंजिबल इंटेंजिबल कैटेगरी में इंक्लूड करता है। तो ये इंटेंजिबल कैटेगरी में पूछा है तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी। तो इंडिया के एक क्लासिकल डांस होते हैं, एक फोक डांस होते हैं। तो लोक नृत्य, तो गरबा इज अ फोक डांसिंग स्टाइल इन गुजरात। तो राइट आंसर इसका बी हुआ। आप मार्क करते चलेंगे अपने क्वेश्चन पेपर से, यहाँ पर एक सीट पर आप नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने भारतीय ज्ञान प्रणाली आईकेएस को समर्पित एक विशेष पहल धारा का प्रारंभ किया है। तो दैट इज द शिक्षा मंत्रालय। राइट आंसर रहेगा इसका ए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये एक स्कीम लॉन्च की है और इसके माध्यम से हम पूरे के पूरे एजुकेशन सेक्टर को रिनोवेट करेंगे, उसके पार्ट से लेकर के प्रेजेंट तक। फिर देन नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, प्रसाद योजना के अंतर्गत किसके लिए सहायता प्रदान की जाती है। तो प्रसाद योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और काफी समय से इसको पूरे देश में प्रमोट किया जा रहा है और यह भारत में धार्मिक पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। यानी भारत में जो भी धार्मिक स्थान है, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है या बौद्ध टेम्पल है, इन सभी को एक रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी के माध्यम से एक सर्किट के फॉर्म में लाना है। सो देन इसका आंसर रहेगा सी आंसर, राइट। 79 का सी हुआ। फिर हम नेक्स्ट जाएंगे। फिर आया आपका क्वेश्चन नंबर 80 में जाएंगे, भारत में नाभिकीय विद्युत सुविधा को विकसित करने के लिए अश्विनी नामक संयुक्त उद्यम में कौन सा सम्मिलित है। तो अश्विनी एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ए, एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो ये एक जॉइंट वेंचर है इंडिया की दोनों टॉप एजेंसीज के बीच में और इसके थ्रू हम न्यूक्लियर सेक्टर्स में एक नया एडवेंचर शुरू करने वाले हैं जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है, रेजुपेब REJUPAB के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देन इसका आपका राइट आंसर है इसका आंसर है आपका डी, स्वदेशी रूप से विकसित की गई अधिक ऊंचाई पर सड़क निर्माण की एक तकनीक है। यानी इंडिया में अभी एक न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप की है फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन। जैसे हिमालयन एरिया है तो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, तो वहां पर जब हम रोड बनाते हैं तो एनुअली जब लैंडस्लाइड होता है अधिक वर्षा के कारण, तो देन रोड है वो खराब हो जाती है।
तो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ज्यादा सस्टेनेबल रोड बना पाएंगे। तो देन इसका आंसर डी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सी बोट के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो देन इसका आंसर रहेगा आपका सी, बोथ द स्टेटमेंट करा, दोनों आंसर इसके सही हैं। तो देन सी बोट क्या होता है? समुद्र के भीतर जो कोरल रीफ होते हैं, प्रवाल भित्तियां होती हैं, उन प्रवाल भित्तियों के बारे में जानकारी प्रदान इसके माध्यम से की जाती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 83 दिया हुआ है कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ का एक अंग है। भारत के गैस टरबाइन अनुसंधान स्थापना ने एक एरो इंजन विकसित किया है जो संभवतः भारत को एरो इंजन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाएगा। इस इंजन का क्या नाम रखा गया है? तो सबसे पहले इसका आंसर रहेगा आपका डी, इसका नाम है कावेरी इंजन। देन इंडिया में कावेरी नाम से एक इंजन बनाया है डीआरडीओ का, एक ग्रेट इनोवेटिव प्रोग्राम है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतियों में से किसे अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान खोजने, लोकतंत्र, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने तथा आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आएगा ए, जिमी कार्टर। अमेरिका के कई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, लेकिन यहां पर जो कैटेगरी पूछी गई है पीस के लिए, इंटरनेशनल पीस, ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, तो इसका सही आंसर रहेगा जिमी कार्टर, आंसर ए। इसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एजेंसी SAFE आवास विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास सुविधा पर रिपोर्ट जारी करती है? देन इसका आंसर है बी, नीति आयोग। तो नीति आयोग आप जानते हैं स्थापना इसकी 2015 में हुई है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और यही एजेंसी है जो इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट बनाती है और इसको फिर वो पब्लिश करती है, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी हुआ, नीति आयोग। देन फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देखिए लिखा हुआ है ये साइंस के क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ते हैं और फिर हमारा जीके का क्वेश्चन आएगा और आगे जाएंगे। ये सभी जीके के क्वेश्चन। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 96, आपकी सीरीज जो भी हो आप क्वेश्चन में बोल के बता रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर सेलेक्ट कीजिए। निम्नलिखित देशांतर और अक्षांश रेखाओं पर विचार कीजिए। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला क्वेश्चन पूछा है, ये हम पढ़ते हैं। प्रमुख याम्योत्तर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा। तो इसमें जो पूछ रहा है उपरिक्त में से कौन सी रेखाएं बृहत वृत्त होती हैं, ग्रेट सर्कल होती हैं? तो आप जानते हो जब हम ग्लोब बनाते हैं तो ग्लोब पर केवल एक अक्षांश है जो ग्रेट सर्कल होता है, इसे कहते हैं हम विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो 0 डिग्री अक्षांश ही एकमात्र ग्रेट सर्कल होता है, बाकी जो सर्कल्स होते हैं वो ग्रेट सर्कल नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हुआ आपका डी, केवल 3 सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न खनिजों का भूप्रपटी में उनकी विद्यमानता के संदर्भ में सही आरोही क्रम कौन सा है? पृथ्वी का जो क्रस्ट होता है उसमें कौन कौन से खनिज मिलते हैं, इनकी 2 कैटेगरी देखी जाती है। एक ब्रॉड कैटेगरी होती है, उसमें बहुत ज्यादा खनिज शामिल होते हैं। फिर एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है कि उसमें सिंगल खनिज को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है तो आप देख लेंगे, तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो देन इसका आंसर रहेगा आपका तो देन इसका आपका राइट आंसर है 1, 3 और 2। एम्फीबोलाइट खनिजों का एक ग्रुप होता है, कई खनिज में शामिल होते हैं। माइका, अभ्रक एक सिंगल मिनरल्स होता है। पाइरोक्सिन, ये इसमें भी काफी खनिज शामिल होते हैं। तो देन ये 11% होता है और फिर पाइरोक्सिन 7% होता है और माइका की जो मात्रा है पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसमें 4% होती है। तो पृथ्वी का ऊपर का जो हिस्सा है जिसको क्रस्ट कहा जाता है, तो उसमें परसेंटेज पूछा गया है खनिजों का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यांत्रिक अपचय अभिक्रिया, जो बेदरिंग वाला टॉपिक हम पढ़ते हैं कि भाई मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बेदरिंग कहते हैं। ऐसे ही रॉक्स की बेदरिंग होती है, चट्टानों की। तो चट्टानों की बेदरिंग के बारे में पूछा है, बहुत डिटेल में है, तो इसमें हम डायरेक्ट आंसर पर आते हैं कि कौन से फोर्स की वजह से ऐसा होता है। तो इसका आंसर रहेगा केवल 2 और 3, एक्सपेंशन फोर्स और जल दाब के कारण बल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी शीत महासागरीय धाराएं, ठंडी जल धारा कौन सी है? अलास्का की धारा, अमेरिका के पूर्वी तट पर बहती है, गर्म जल धारा है।
उत्तरी अटलांटिक अपवाह ये भी गर्म जलधारा होता है। पश्चिमी पवन अपवाह वेस्ट विंड ड्रिफ्ट यानी ये ठंडी जलधारा होती है, जिसका आंसर हुआ डी, केवल 3 सही है। तो इसका अर्थ होता है कि ये जो धारा है पश्चिमी जो अपवाह है ये उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल यानी आर्कटिक सी और अंटार्कटिका सी इस पूरे ग्लोब को कनेक्ट करता है ठंडी जलधारा के माध्यम से, राइट। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अयनांत समर सॉलिस्टिस के समय निम्न में से किस अक्षांश पर सूर्य की किरणों का कोण न्यूनतम होगा। तो आप दो प्रकार के सॉलिस्टिस पढ़ते हो अयनांत, एक सर्दी में होता है एक गर्मी में होता है, राइट। तो समर जो सॉलिस्टिस होता है ये देन इसका मीनिंग क्या होता है और एक सर्दी में होता है। तो 21 जून को सूर्य की जो किरणें हैं ये कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं। तो जब सनलाइट परपेंडिकुलर होती है जस्ट ओवरहेड तो देन उस समय सनलाइट का जो एंगल है वो कम रहेगा, और जब सनलाइट स्कैटर्ड फॉर्म में होती है तो उसका एंगल का साइज बढ़ जाता है। तो यही इसने पूछा है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा सी, कर्क रेखा। फिर नेक्स्ट है कॉरियोलिस बल के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है। तो कॉरियोलिस फोर्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, तो देन ये इसका आंसर रहेगा, दोनों ही करेक्ट है, आंसर इसका सी है। तो कॉरियोलिस फोर्स जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है उसके परपेंडिकुलर लगता है, और भूमध्य रेखा पर इस फोर्स का वैल्यू है वो मिनिमम या जीरो होता है, और पोल साइड पर इसका वैल्यू है वो अधिकतम होता है, राइट। इसका आंसर सी हो जाएगा। सिलीट के बारे में वो पूछा है, सहम वृष्टि हिंदी में लिखा है, तो सिलीट के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो सहीम वृष्टि जमी हुई वर्षा की बूंदें और पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी बूंदें, सही है। तो सिलीट जो रेनफॉल होता है बर्फ बनती है, फिर बर्फ बाद में पानी में कन्वर्ट होती है। सेकंड जो स्टेटमेंट दिया है यह तब होती है जब हिमांक बिंदु से नीचे के तापमान वाली वायु की एक परत जमीन की सतह के निकट एक गर्म परत पर गिरती है। नहीं, हिमांक बिंदु से नीचे के तापमान पर नहीं, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसके ऊपर के टेम्परेचर पर ये होता है तब होगा। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा ए, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो आप मिलाते जाइए। फिर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं होती। इंग्लिश में इसके लिए टर्म आ रहा है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज नॉट फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो देन तटीय दक्षिण अफ्रीका में ये है, साउथ कोस्टल अफ्रीका में है, साउथ जापान में है, देन ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कोस्ट इसमें आएगा, और अर्जेंटीना का साउथ पार्ट नहीं आएगा, एक्चुअली इसमें अर्जेंटीना का ईस्टर्न पार्ट, पूर्वी हिस्सा या नॉर्थ ईस्ट पार्ट आना चाहिए। तो जब आप ग्लोब पर इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये सभी सेम अक्षांशों के अंतर्गत हैं, तो उस अक्षांश पर होने के कारण देन हमें इसके बारे में एक प्रिडिक्शन करना था, अनुमान लगाना था। तो इसका आंसर रहेगा डी, दक्षिणी अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो उड़ीसा राज्य में 1501 मीटर की ऊंचाई है। तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। 16 के रूप में ज्ञात दक्षिण भारत के शीतोष्ण कटिबंधीय वन निम्न में से किन पहाड़ियों में पाए जाते हैं। 16 जो वन होते हैं दक्षिण भारत में वनों को कहा जाता है, ठीक है। तो ये वन दक्षिण भारत की नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी की पहाड़ी, इन तीनों पर पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर रहेगा डी, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खान मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार निम्न में से कौन से राज्य देश में तांबे के प्रमुख उत्पादक हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा तांबा कौन से राज्यों में प्रोड्यूस होता है, इस पर क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर रहेगा बी, राजस्थान और देन मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुजरात स्थित एक प्रमुख तेल क्षेत्र नहीं है। तो हम पेट्रोलियम वाले सेक्टर में पढ़ते हैं इंडस्ट्रीज में कि कौन से प्रमुख तेल क्षेत्र हैं, तो इसका आंसर रहेगा डी, मरान लिखा है, जबकि मोरान होना चाहिए। हुगली, मोरान, नाहरकटिया ये सभी तेल उत्पादक क्षेत्र असम राज्य के अंतर्गत हैं, देन गुजरात में नहीं है, तो आंसर एक डी हो गया। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व अभिलेखों के अनुसार किसी भूमि को कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कब घोषित करते हैं, जब उस जमीन को 5 वर्ष से अधिक समय के लिए फैलो लैंड के रूप में छोड़ा जाता है। मतलब किसी जमीन की प्रोडक्टिविटी कम है तो हम उस पर लगातार फसल पैदा नहीं कर सकते, फर्टिलिटी रेट इससे और कम हो जाता है, सो हमें इसको 5 साल के बाद इसको रिप्रोड्यूस करना होता है। तो आंसर रहेगा इसका डी। नेक्स्ट, निम्न में से किसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वाणिज्यिक फसल के रूप में शामिल नहीं किया गया है।
तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर रहेगा आपका कॉफी, बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इस्पात संयंत्र के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं, इस पर विचार करना है। तो स्टील प्लांट के बारे में पूछा गया है, और ये तीनों ही स्टेटमेंट एक्चुअली दिए गए, और तीनों स्टेटमेंट के आधार पर कहते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट है। तो बोकारो स्टील प्लांट तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया लास्ट में, बाकी जो 3 स्टील प्लांट थे वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगे, और ये सभी बोकारो स्टील प्लांट के संबंध में कथन दिए गए जो कि झारखंड राज्य में है, राइट। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित प्रमुख पत्तनों में से किस पर से दबाव कम करने के लिए बाडीनार गुजरात में एक ऑफशोर टर्मिनल विकसित किया गया है। तो बाडीनार एक पोर्ट है, टर्मिनल है जो बनाया गया गुजरात में कांडला पोर्ट के वजन को, भार को कम करने के लिए। तो कांडला भी गुजरात में, कच्छ की खाड़ी में। आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस हिमालयी राज्य में इसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक परसेंटेज है। तो ये पूछ रहा है कि हिमालय के आसपास जो राज्य हैं उनमें परसेंटेज, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट एरिया इन इट्स ज्योग्राफिकल एरिया। तो इसका आंसर रहेगा ए, अरुणाचल प्रदेश, राइट। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, किसी भूकंप द्वारा उत्पन्न एल तरंगों या दीर्घ तरंगों के संबंध में कौन से कथन सही है। तो हम पढ़ते हैं भूकंप की तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, बॉडी वेव्स और द सरफेस वेव्स, राइट। तो देन पी और एस वेव को हम पढ़ते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव जो बॉडी वेव्स होती हैं। फिर एल वेव्स पढ़ते हैं हम, राइट। याद आ रहा है, बहुत डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो ये इसमें पूछा है, तो इसका आंसर केवल बी रहेगा, क्योंकि इनका जो रेट होता है स्पीड का, दैट इज मोर और लेस कांस्टेंट होता है। बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होती, बहुत कम नहीं होती, लगभग एक स्थिरता रहता है, और ये परिधि पर नहीं चलती है, ये एक्चुअली सरफेस पर फॉलो करती है, पूरे सरकमफेरेंस पर नहीं जाती है। इसलिए इसका आंसर आपका बी है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब ये एक ज्वालामुखी राख बहते पानी द्वारा बहकर अवसादी परत के रूप में निक्षेपित हो जाती है, तब इसमें से क्या बनता है। ज्वालामुखी से ज्वालामुखी लावा या राख निकलती है, राइट, उससे एक ढेर बन जाता है, फिर तेज पानी के द्वारा उसका शिफ्ट होता है, दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो इससे क्या बनता है, टफ बनता है। टफ या मार एक लैंड फॉर्म होता है, ये इसके द्वारा फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, जल वाष्प का जल के रूप में संघनन निम्न में से किस कारक, किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है। वाटर वेपर, तो जल वाष्प कैसे बनती है, पानी गर्म होता है, ऊपर उड़ता है, तो वाटर वेपर बन गया। फिर टेम्परेचर लो होता है तो कंडेंसेशन हुआ, तो देन वापस से जल बना। तो इसमें कौन सी चीज लागू होगी, तो एक तो इसमें टेम्परेचर लागू होगा, ठीक है, और एक ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वायु का आयतन, वॉल्यूम से इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सेकंड और थर्ड इसका आंसर रहेगा सी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा, ये साइंस का क्वेश्चन है, तो इसको हम छोड़ते हैं, आगे मूव करते हैं। ये सभी क्वेश्चन यहां तक साइंस के हैं, देन फिर हम आगे आते हैं। ये अभी साइंस वाला पार्ट चल रहा है, राइट। जीके का क्वेश्चन, हाँ देखिए, अब जीके का क्वेश्चन शुरू होता है 131 से, सीरीज डीए। दूसरी औद्योगिक क्रांति में जो लगभग 1850 के बाद हुई थी, निम्न में से कौन से प्रमुख उद्योगों का विकास हुआ। तो पहली औद्योगिक क्रांति शुरू हुई 1750 के बाद, और दूसरी औद्योगिक क्रांति 1850 के बाद, यानी इसका सेकंड फेज आता है। तो सेकंड के पश्चात कौन सा उद्योग डेवलप होता है, कोयला और लोहा उद्योग। तो देन कोयले से जैन आयरन इंडस्ट्री डेवलप करेगी, फिर उसके बाद स्टील डेवलपमेंट इसमें होगा। तो इसका आंसर आएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन पूछा है, हड़प्पाई मोहरों के निर्माण में निम्न में से किस सामग्री का उपयोग किया गया। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर सील बनाने के लिए स्टीटाइट स्टोन का, यानी सेल खड़ी पत्थर का प्रयोग किया जाता है। आंसर रहेगा डी। फिर प्राचीन भारत में निम्न में से किस महाजनपद में समूह शासन था, ओलिगार्की। 2 प्रकार के शासन होते हैं, एक मोनार्की होती है जिसमें एक राजा शासन करता है, एक होता है कि सिंगल पर्सन शासन नहीं करता, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उसे ओलिगार्की कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका वज्जी संघ, तो वज्जी फेडरेशन, आंसर ए। नेक्स्ट है, सांची स्तूप में पाई गई निम्न मूर्ति कलाओं में से कौन सी प्रमुखता बौद्ध विचारों से प्रेरित नहीं थी। तो सांची के स्तूप में जो आर्ट पाई गई उनमें से कौन सी बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है।
तो इसका आंसर रहेगा सालभंजिका, यानी एक पेड़ है, उस पेड़ के सहारे एक महिला खड़ी हुई है, पेड़ की ब्रांच के सहारे। तो वो हिंदू धर्म में भी पाया जाता है, केवल बौद्ध धर्म का वो एलिमेंट नहीं है, बाकी चीजें बौद्ध धर्म से आती हैं। तो इस आधार पर आंसर देना है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत विचारण के बिना 2 वर्ष की अवधि तक निरुद्ध रखना अनुमत था? आंसर बी, रॉबर्ट कानून 1919। तो ये तो हमने पढ़ा है बहुत डिटेल में। रॉबर्ट कानून 1919 के द्वारा निश्चित किया गया था कि सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना ट्रायल के 2 साल के लिए उसको डिटेन कर सकती थी, राइट। फिर भूदान आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? भूदान आंदोलन जो विनोबा भावे ने शुरू किया और ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। तो देन ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया कि ये पहली बार बिहार में शुरू किया गया था। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर रहेगा सी, यह सुनिश्चित किया गया था कि दान में दी गई भूमि सभी प्रकार के मुकदमों से मुक्त है। यानी अगर आपने दान दे दिया है, इसमें भूदान करना था, जमीन दान देना था आपको समाज के नीडी पर्सन के लिए, तो बाद में उस जमीन पर कोई केस मुकदमा नहीं होगा। तो ये इसका आंसर इसका रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में 73वें संशोधन अधिनियम में किसके लिए उपबंध किया गया था? तो 73वां संशोधन 1992 में हुआ, पंचायतों के लिए आता है। 74वां संशोधन 74th अमेंडमेंट ये म्युनिसिपैलिटीज के लिए था। तो देन इसका आंसर क्या रहेगा? बी आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पोल पोर्टल का विकास किसके द्वारा किया गया? भारत पोल पोर्टल डेवलप फॉर विच? इसका आंसर रहेगा बी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो देन ये एक इंडिया का इनिशिएटिव है, इंटरपोल से जुड़ा हुआ है कि इंडिया में क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ये नया पोर्टल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत की संसद के बारे में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के सदस्यों की बहुसंख्या का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार एक संक्रमणीय मतदारा किया था, राइट। ये आंसर यही सही है इसका, 139 का पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पंचशील के 5 सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो आप जानते हो पंचशील का जो सिद्धांत है भारत और चीन के बीच में डेवलप हुआ 1954 में, राइट। तो पंचशील के 5 सिद्धांत हैं, उनमें डी ऑप्शन है जो शामिल नहीं है, परमाणु अप्रसार। तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ये इसका पार्ट नहीं था। अगला क्वेश्चन है, 17वीं सेंचुरी में भारत में मक्का किसके माध्यम से पहुंचा था? मेज। तो मक्का की जो फसल है, भारत का अपना इंडिजिनियस प्रोडक्शन नहीं है, यह जो उत्पादन है अमेरिका में हुआ और अमेरिका से फिर ये पुर्तगालियों के माध्यम से भारत में आया। तो पुर्तगाली कंपनी भारत में सबसे पहले आती है और पोर्तुगीज फर्स्ट इंट्रोड्यूस द मेज इन इंडिया। सो आंसर इज द ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, राइट। तो ये पंचवर्षीय योजनाओं का क्वेश्चन है, तो आपको मैच करना है कौन सी 5 ईयर प्लान का कौन सा ऑब्जेक्ट था। तो जैसे आप मिला सकते हो इसको, गरीबी हटाओ का नारा 5वीं योजना में दिया गया, तो ए के लिए 2 आंसर हो जाएगा, राइट। तो बी और सी में से आपको इसमें एक सेलेक्ट करना है। और 9th 5 ईयर प्लान में 4, इसका आंसर बी रहेगा, ठीक है। तो आंसर इज द बी। 5वीं योजना का उद्देश्य था गरीबी हटाओ, 7वीं योजना का उद्देश्य था खाद्य रोजगार, प्रोडक्टिविटी, फूड एम्प्लॉयमेंट एंड द प्रोडक्टिविटी। और 9th प्लान का उद्देश्य था सोशल जस्टिस विद इक्वलिटी। एंड फिर इसके पश्चात आएगा 11th 5 ईयर प्लान, इसमें आ जाएगा फास्टर एंड मोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, राइट, हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के हैं, कुछ क्वेश्चन इजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा शब्द सूफीवाद की प्रथा से संबंधित है? सूफी आंदोलन जो इस्लाम धर्म के भीतर डेवलप हुआ, राइट। जैसे भक्ति मूवमेंट हिंदू धर्म में डेवलप हुआ, तो सेव द सूफी मूवमेंट वॉज डेवलप विद इन द इस्लाम। तो सूफी आंदोलन से संबंधित कौन सा शब्द सही है? राइट आंसर रहेगा मुरीद। पीर और मुरीद एक परंपरा होती है सूफी धार्मिक विचारों के अंतर्गत। पीर कहते हैं गुरु को, मुरीद कहते हैं शिष्य को। तो जब एक सूफी संत गुरु का दर्जे पर होता है तो उसका कोई शिष्य बनता है, राइट। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। फिर कह रहा है इनमें से कौन सी विशेषता लोकतांत्रिक शासन को इंडिकेट करती है, डेमोक्रेटिक रूल को बताती है, रेखांकित करती है? देन इसका आंसर रहेगा, देखो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, शासित लोगों की शासक के प्रति जवाबदेही, नो। अकाउंटेबिलिटी ऑफ रूल्ड नहीं, अकाउंटेबिलिटी ऑफ रूलर्स टूवर्ड द रूल्ड। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट तो गलत है, तीसरों को आप हटा देंगे तो आंसर बच जाएगा ए 1 और 2। इसका आंसर रहेगा ए। और फिर लास्ट क्वेश्चन दिया है, ये कह रहा है कि प्रारंभिक को पहले रखते हुए निम्नलिखित देशों को उस काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए
जिस क्रम में उन्होंने सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार को स्वीकृति प्रदान की। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच कंट्रीज ग्रांटेड द एडल्ट फ्रेंचाइज टू देयर सिटीजन, तो वी हैव टू अरेंज दीज कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले तो देन इसमें अमेरिका आ जाएगा, काफी पहले इन्होंने ग्रांट किया था अमेरिका ने 19वीं सेंचुरी में। इसके बाद फिर आएगा आपका अमेरिका के बाद देन फिर आपका श्रीलंका आएगा 1931 के आसपास उन्होंने दिया है वरिष्ठ मताधिकार। जापान 1945 में दिया गया है और भारत ने 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस दिन भारत में वरिष्ठ मताधिकार दिया था। सो इसका आंसर ए हो जाएगा 1 2 3 4, ऑलरेडी ये अरेंज करके दिया हुआ है, राइट। तो ये है जीके के क्वेश्चंस का राइट सॉल्यूशन, इसके आधार पर आप इसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अन्य विषयों से जो क्वेश्चन पीछे गए हैं उन सभी का सॉल्यूशन भी मोशन एकेडमी के इस डिजिटल पोर्टल पर दिया जा रहा है। तो देन आप इसको कनेक्ट करें, इसके माध्यम से अपने पेपर के एनालाइज को समझें और देन अपनी प्रिपरेशन को राइट डायरेक्शन दें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ मैम, कैसा है मैम? माइक पेन की जरूरत नहीं, मैम इधर आना एक बार। सर स्क्रीन पे क्वेश्चंस तो क्लियरली दिख ही नहीं रहा है बच्चों को। अभी लाइव है वो, इसलिए सर हेलो लाइव है, क्वेश्चंस कहाँ है? इंग्लिश वाला सेक्शन पीछे जाओ और पीछे स्टार्टिंग के बारे में। हाँ यहाँ से इंक्रीज कैसे कर रहे थे आप? एरो में चेंज कर लेना, इधर से इसको आप आगे फॉरवर्ड कर दिया ना पेज। ऐसे करके नहीं नहीं, यहाँ से तो ये हो जाएगा ना। हाँ ऐसे करके आप जूम कर लेना, दिख तो जाएगा। इसमें तो आंसर ही लगाया हुआ है। कोई बात नहीं, यहाँ से लगवाया तो आप तो सॉल्व कर दो। ये हमारे इस पर स्टार्ट है वहाँ से ऐसे, ओके यस यस ठीक है ओके। First of all, a very good evening to all of you, my dear students. Welcome all of you in the Motions Academy. हम लोग आज यहाँ पर इसलिए हैं कि हम अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करें। सबसे पहले मेरे हाथ में ये जो पेपर है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश का जो सेक्शन है इसमें जहाँ तक मैंने देखा है कि पेपर का जो लेवल है वो अच्छे लेवल का पेपर है, यानी इतना हार्ड भी नहीं है इसको कह सकते हैं। आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताएंगे कि आप लोगों ने पेपर किस तरीके से दिया है। इसमें इस बार जो एनडीए में क्या चेंजेस किया है पहले तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा बच्चों से, क्योंकि आगे जो भी बच्चे तैयारी करेंगे एनडीए के लिए तो आपको देखना है कि कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर ये नहीं आएगा और उसको छोड़ के चले जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा एनडीए में नरेशन के क्वेश्चंस को नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन जब मैं क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि भाई नरेशंस के आपको क्वेश्चंस को पढ़ना होगा और इनके इनडायरेक्ट मैनर में आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस जरूर आते हैं, लेकिन इस बार इनडायरेक्ट मैनर ना करके सीधा सीधा डायरेक्ट वे में क्वेश्चंस को पुट अप किया हुआ है। ठीक है, तो फाइनली कहने का मतलब यह है कि जब भी आप अपने कोर्स की तैयारी करें तो ओवरऑल तैयारी करिए, यानी पूरा पढ़ने की कोशिश करिए, टॉपिक वाइज पढ़िए, आप अपने वोकैब को पूरा कंप्लीट करिए। क्या नहीं पूछा है इस बार, तो इडियम फ्रेजेस के क्वेश्चंस ना के बराबर पूछा है, यानी बहुत कम रेयर क्वेश्चंस पूछा हुआ है। क्या चेंजेस किया है इस बार एनडीए के अंदर वो जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल से मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि इसमें क्या है एक जो
CDS लेवल की जो S1 S6 PQRS होते हैं वो आपके इंडिया में भी इस बार दे दिया है, और वही आपके थोड़ा सा एक टिपिकल लेवल का क्वेश्चंस था जो बच्चे तैयारी नहीं किए होंगे, वो 5 क्वेश्चंस, यानी आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस अगर हम देखें तो माय डियर स्टूडेंट्स रियली 35 क्वेश्चंस इस तरीके के क्वेश्चन थे जो आप बहुत आसानी तरीके से कर सकते थे। तो फटाफट माय डियर स्टूडेंट्स आप लाइव आ जाइए, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ आप जहां भी बैठे हैं, मैं आपके पास हूँ, तो हम आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बहुत प्यार से एक एक क्वेश्चंस को हम लोग समझते हुए चलेंगे। थोड़ा लॉजिकल तरीके से हम चीजों को समझेंगे कि भाई अगर ये आंसर आया है तो क्यों आया है, क्योंकि केवल आंसर बता देने से आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आंसर बताया जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जहां हम आपके साथ डिस्कशन करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप लाइव आइए और इन पूरे सीरीज को अच्छी तरीके से आप वॉच करिए। सो आर यू रेडी माय डियर स्टूडेंट्स? अगर रेडी हैं, जहां हैं वहीं से एक बार जय श्री श्याम लिख दीजिए कमेंट में और स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। सो पहला सवाल आप लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे, है कि नहीं? चलिए, ये आपका पहला सवाल था। यहाँ पर पहला सवाल पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा है? PQRS यानी सबसे आसान सवाल है। इस सबसे आसान सवाल मैं क्यों कह रहा हूं, आप देखिए। ये कह रहा है बेटा, पार्टिसिपेट इन द फंक्शंस, मेनी ऑफ द पीपल हु हैड कम टू द ऑडिटोरियम वाज ओवर क्राउडेड, कुड नॉट फाइंड अ सीट बिकॉज। इस तरह के आपके क्वेश्चंस है, ठीक है? तो इसमें क्या लॉजिक था जिससे आप क्वेश्चंस को कर सकते थे? जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैंने बोला था कि भाई सीधा ऑप्शन पे जाकर चेक करिए। ये पी ऑप्शन से स्टार्ट किया है, या पार्टिसिपेट इन द फंक्शन। तो क्या पार्टिसिपेट कर रहा है? पी से नहीं होगा। पी से ए और बी आपका ऑप्शन जो है वो चला गया, खत्म हो गया। ए और बी आपका ऑप्शन क्या हो गया? ए और बी ऑप्शन खत्म हो चुका है। ऑप्शन कौन सा बचा है बेटा? सी और डी ऑप्शन बचा है। तो आप देखिए यहाँ पे टू आया है, मेनी ऑफ द पीपल हु हैड कम टू। टू के बाद हम क्या यूज कर सकते हैं? आप देखिए, टू के बाद हम हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो ये जो कम टू के बाद आएगा पार्टिसिपेट, इस तरीके से। मैं पेन ले लेता हूं इसमें। व्हाट इज द पेन? ओके, सो यहाँ पर आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है? टू, और टू के बाद सीधा किसको लिंक करेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को। तो जिस बच्चे ने भी इसका राइट आंसर ये किया है कि हैड कम टू पार्टिसिपेट। अब हैड कम टू पार्टिसिपेट कहाँ है? यहाँ पर है, यानी क्यू के बाद पी का ऑप्शन आ रहा है, और क्यू के बाद पी का ऑप्शन केवल सी में है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि आप पेपर को फुल एनालिसिस करिए, ना कि आंसर करिए, ठीक है? तो सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चंस में, तो सेकंड नंबर क्वेश्चंस आप देखिए बेटा किससे स्टार्ट है। तो जनरली कोई भी सेंटेंस की शुरुआत हम या तो नाउन से करते हैं, नहीं तो प्रोनाउन से करते हैं। तो अब जनरली बच्चे क्या कर रहे होंगे कि सर, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगा होगा कि इससे स्टार्ट होगा, सी न्यू दैट द आंसर, यानी सी क्या है बेटा? प्रोनाउन है। हम प्रोनाउन से सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं, और ऑब्वियस है इसमें दो ऑप्शन दिया है, बी और सी ऑप्शन दिया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और हमें देखना है, इस क्वेश्चन के अंदर जो एक ट्रिक बन रहा है उसको भी अपन देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर ये कह रहा है कि समवेयर, ये कह रहा है कि समवेयर, समवेयर ये एडवर्ब है, एडवर्बियल फ्रेज इसको कहते हैं। समवेयर इन द बैक ऑफ आवर माइंड, समवेयर इन द बैक ऑफ आवर माइंड शी न्यू दैट, वो जानती थी कि उसका जो आंसर है, शी न्यू दैट द आंसर टू हर क्वेश्चंस। यानी माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखिए आंसर के बाद टू हर क्वेश्चंस आएगा, यानी क्यू के बाद जो ऑप्शन है बेटा एस का बन रहा है। क्यू के बाद ऑप्शन एस में किस में बन रहा है? तो भाई यहाँ भी बन रहा है, और फिर यहाँ पे भी बन रहा है, यानी इसका स्टार्टिंग कहाँ से होगा? तो ये देखना है। एडवर्बियल फ्रेज से भी आप चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं। आर से आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट लाइव आ जाइए फ्रेंड्स, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू। मैं आपका इंतजार भी कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो भी पढ़ाए गए बच्चे हैं, जो अभी एग्जाम्स देने गए होंगे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अच्छे लेवल के पेपर को करके आए होंगे। और इसी के साथ साथ हम लोगों का न्यू बैच का अनाउंसमेंट भी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अपना भी एक फाउंडेशन बैच वगैरह भी स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप लोग आ सकते हैं और यहाँ मोशंस डिफेंस एकेडमी को साथ साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको अलग एक बहुत ही अलग लेवल से पढ़ाई कराई जाती है। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल से आपके प्रत्येक शनिवार को आपको टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो नो डाउट यू कैन कम जयपुर एंड ज्वाइन द क्लास एज वेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए थर्ड नंबर सवाल को एक बार देख लेते हैं। एक मिनट,
चले क्वेश्चन नंबर 3, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को दिख जरूर रहा होगा क्वेश्चन। कह रहा है कि वर्क्स ऑफ लिटरेचर इनसाइड द पेजेस ऑफ ऑल गुड्स लाइज द ट्रूथ अबाउट सम ऑफ द मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन पोस्ड बाय ह्यूमैनिटी। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भाई ऑप्शन में देखो किससे स्टार्ट किया है, पी क्यू आर से स्टार्ट किया है, यानी एस से स्टार्ट नहीं होगा, पी क्यू आर से स्टार्ट किया है। कौन सा आपका राइट आंसर है इसमें आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर किससे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि इनसाइड द पेज ऑफ ऑल गुड, इनसाइड द पेज ऑफ ऑल गुड, तो आप स्टार्ट किससे कर सकते हैं, क्यू से स्टार्ट कर सकते हैं। और क्यू के बाद आपका जो ऑप्शन है यानी ऑफ ऑल गुड, यहाँ पे आ रहा है लाइज द ट्रूथ अबाउट सम ऑफ। तो देखिए एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये सम ऑफ के बाद क्या आएगा, यानी ये जो आर है ये आर के बाद क्या आप यूज कर सकते हैं, सम ऑफ द मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन पोस्ट बाय ह्यूमैनिटी, यानी आर के बाद आपका एस ऑप्शन सटीक बैठ रहा है इसके अंदर। आर के बाद अब आप इसमें देखो आर के बाद एस वाला ऑप्शन कितना है, आर के बाद एस वाला ऑप्शन जो है भाई वो तो बी में दिख रहा है, बी में दिख रहा है आर के बाद एस। जैसे कई बार क्या होता है कि अगर आपको कोई स्टार्टिंग नहीं मिले, आपको ये पता नहीं चले कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, तो फिर आप ये देखिए कि लिंक कहाँ बैठ रहा है। तो ये लिंक इसमें बैठ रहा है ना कि सम ऑफ द मोर, आर के बाद एस, आर के बाद एस का ऑप्शन कितना है सर, एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है, बी ऑप्शन, तो बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ये वाला बी आंसर। चेक करिए आप लोगों ने क्या किया है भाई, आप अपने कमेंट में लिखकर भी बताएं। आपके कमेंट को मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि आपका राइट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या आंसर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इकोनॉमिक सक्सेस टू एड्रेस कंटिन्यूड सोशल इनइक्वालिटी फॉर एवरी स्ट्राइड ऑफ प्रोग्रेस एनी नेशन इट टेक्स टू बैक इफ इट इज अनेबल। सो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और ये ट्रिक्स जो बच्चे एग्जाम देकर आए हैं तब तो ठीक है, लेकिन जो आने वाले स्टूडेंट है ना उनके लिए भी है। देखो जैसे इस क्वेश्चन में बेटा लिखा है अनेबल, तो अनेबल के साथ टू आएगा, अनेबल टू एड्रेस, यानी एस के बाद क्यू का ऑप्शन आएगा। अब आप इसमें चेक करिए एस के बाद क्यू का ऑप्शन कहाँ दे रखा है, एस के बाद क्यू का ऑप्शन भाई यहाँ पर है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सी इज योर राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आपको करना है। अगर कोई क्वेश्चंस का स्टार्टिंग आपको नहीं मिले तो भाई घबराना नहीं है मेरे भाई, बहुत सारे लिंक ऐसे दिए होते हैं जिसके द्वारा आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक बार दोबारा फिर लेके चलते हैं हम आपको अगले क्वेश्चंस की तरफ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। आप अपने अपने कमेंट को लिख के बता सकते हैं भाई, आप अपने कमेंट को लिखकर बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है, इस क्वेश्चन में हमने गलत कर दिया, ये सोच रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि द बुक वैल्यू ऑफ ए लोन और दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे और दिया हुआ है, और मतलब किसी से जोड़ने की बात करेगा यहाँ पर। तो एक कह रहा है इसमें स्टार्टिंग कहाँ से होगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। देखिए ये कह रहा है यूज टू प्रीडिकली, भाई आर से स्टार्ट नहीं होगा। यूज टू क्या है, आपने यूज टू पढ़ा था, यूज टू का प्रयोग हम पास्ट हैबिट को बताने के लिए करते हैं। ऐसा काम जो हम पहले किया करते थे अब नहीं करते। जैसे राम यूज टू प्ले क्रिकेट, राम पहले क्रिकेट खेला करता था अब नहीं खेलता। तो इस तरह के वाक्य को बताने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। मॉडल टॉपिक में चीजें पढ़ाई गई हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे आर से चालू नहीं होगा, आर वाला ऑप्शन है, एलिमिनेट कर दो, कट कर दो। क्यों छोड़ दिया भाई, क्यों छोड़कर आए वो, इस क्वेश्चन को बड़ा आसान सवाल है ये। किससे चालू होगा, एस से। कैसे, देखो लिखा है एमोटाइजेशन इज एन अकाउंटिंग टेक्निक। एमोटाइजेशन जो है एक तरह का टेक्निक है। कौन सा टेक्निक, अकाउंटिंग टेक्निक है ना। तो टेक्निक के बाद ये लिखा है कि ये टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था यूज टू पीरियडिकली लोअर, क्या लोअर करने के लिए, तो लोअर द बुक वैल्यू ऑफ ए लोन। भाई ये सीधा याद रखिए, लोअर के बाद यहाँ पे द बुक वैल्यू आ जाएगा, यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। SRPQ इज द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। सो बच्चों का कमेंट दिख नहीं रहा है, कैसे पता चलेगा कि किसका कमेंट कैसे कहाँ आया, है ना। चलिए मैं आपके कमेंट को बाद में जरूर पढ़ूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छे अच्छे अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा और आप अपने मार्क्स को बताइएगा कि सर हमने इतना स्कोर किया है।
ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। और सबसे आसान सवाल पूछा है, अगर कोई बच्चा नहीं भी पढ़ कर गया है वो भी बच्चा इस क्वेश्चन का सही जवाब दे सकता है, जहां तक मैं समझता हूँ। कह रहा है कि देयर इज मोर देन, क्या मोर देन का प्रयोग हम क्यों करते हैं? मोर देन यानी यहाँ पे तुलना कर रहा है, मोर देन वन बोलेंगे ना भाई। मोर देन वन कहाँ पढ़ाया था? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर पढ़ाया था, याद करिए। देयर इज मोर देन वन वे होगा, वन वे। मोर देन वन के बाद जो आगे जो भी नाउन आएगा वो आपका सिंगुलर फॉर्म होता है, वेज नहीं हो सकता यहाँ पे। मोर देन वन यानी ए आपका राइट आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। चलो भैया 7 नंबर देखो फटाफट, जो आसान है उसको जल्दी करेंगे। द क्लास टीचर डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज, जो क्लास टीचर्स है उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? ऑर्गेनाइज करने के लिए। क्या ऑर्गेनाइज करने के लिए? भैया पिकनिक की बात कर रहा है। पिकनिक क्या है बेटा? पिकनिक नाउन है। किस तरह का नाउन है? पिकनिक। ए पिकनिक ना, एक ही पिकनिक को डिसाइड किया होगा तो ए पिकनिक आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के अंदर भाई द पिकनिक कैसे आएगा? एस कहां से आ गया? ये नहीं आएगा। आर्टिकल का क्वेश्चन पूछा है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपसे आर्टिकल का सही यूज जानना चाह रहा है कि इस क्वेश्चन में आर्टिकल के सही यूज क्या है, ये है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, 7 के बाद कह रहा है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है? एक्यूज्ड का मतलब होता है दोषी। दोषी मतलब जिस पर आरोप को लगाया जाता है उसको बोलते हैं बेटा एक्यूज्ड। इसका उल्टा शब्द मैंने पढ़ाया था, कमेंट में लिखकर बता दो कि पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था। एक्यूट। एक्यूट का मतलब बता दो क्या होता है? एक्यूट मतलब होता है जिसके ऊपर आरोप है उसको आरोप से बरी करना, यानी फ्री फ्रॉम ब्लेम को एक्यूट कहते हैं। दोनों के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। ये मैंने अपने क्लास में पढ़ाया भी था। बिफोर यूज किया है बिफोर द जज। बिफोर द जज का मतलब होता है बेटा जज के सामने उसको प्रस्तुत किया गया। किसको? एक्यूज्ड को, यानी आरोपी को, दोषी को। तो भाई क्या किया गया? द एक्यूज्ड ट्राइड होगा, द एक्यूज्ड वाज ट्रायल होगा, या फिर द एक्यूज्ड सेट ट्रायल या स्टूड ट्रायल होगा। तो देखिए एक चीज और मैंने आपको पढ़ाया था टेंस टॉपिक में कि बिफोर के साथ हम सिंपल पास्ट टेंस का भी यूज करते हैं। तो ये जो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूड ट्रायल, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। कुछ क्वेश्चंस अच्छे पूछे गए, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी पूछे गए, कुछ क्वेश्चन मीडियम लेवल के। अगर आपकी तैयारी जबरदस्त है, जानदार है, शानदार है, तो आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, नो डाउट माय डियर स्टूडेंट्स। Okay, let's move to your next questions, my dear students. Your question is the manner which in the demolition have been carried out under। देखिए have been carried out under। देखिए अब इसमें ना बड़ा डाउट है, कई स्टूडेंट्स is under भी लगाए, कई स्टूडेंट अंडर। तो सर carried out का मतलब होता है to execute something। carried out मतलब to execute something। बहुत शानदार एनालिसिस कराऊंगा एक एक चीज। तो भैया इसमें मेरे तरफ से जो राइट आंसर है ना, द मैनर इन विच द डिमोलिशंस हैव बीन कैरिड आउट इज अंडर स्क्रूटनी बाय द हाई कोर्ट। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेक द आंसर प्लीज, आपने क्या किया है चेक करके बताइएगा मुझे क्या आंसर होगा बेटा आपका। चले आगे क्वेश्चंस की तरफ। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि आई डैश, आई के साथ क्या पढ़ाया था बता दो फटाफट, आंख बंद करके बताओ। आई और वी के साथ सेल पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? और आई के साथ विल का प्रयोग हम तब करते हैं जब चीजें हमें प्रॉमिस करनी होती है, वादा करना होता है। जैसे मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि ये जो अभी 2025 और 2026 के लिए जो हमारा एनडीए सीडीएस का बैच बन रहा है, जिसमें इंग्लिश मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जानदार, शानदार और जबरदस्त, पूरे दिल से पढ़ाऊंगा और एक एक चीज पढ़ाऊंगा मेरे भाई। बढ़िया से नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो आप लोग आ जाइए फटाफट और ज्वाइन कर लीजिए मोशंस डिफेंस एकेडमी। कहां पर है? जयपुर के अंदर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई के साथ भाई सेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सेल का प्रयोग किया जाता है। विल, सर विल का नहीं करते क्या? भाई ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं किया जाता। विल का प्रयोग हम तब करते हैं जब चीजें बिल्कुल ही डेफिनेट हो, यानी अगर आप किसी से वादा कर रहे हो, या फिर आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हो, या आप किसी से डिटर्मिनेशंस की बात कर रहे हैं, या दृढ़ इच्छा की बात हो रही है, कहां पे सेल आता है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फ्रेंड आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इसे बड़ा कर लिया जाए, थोड़ा सा बड़ा, ताकि हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को अच्छे से दिखाई दे। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, तो क्वेश्चन ये है कह रहा है 11 नंबर में कि गिवन बिलो आर सेंटेंस दैट यूज डिस्कोर्स मार्कर एक्सप्रेशन टू मेक देम कंप्लीट, आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट
डिस्कोर्स मार्कर एक्सप्रेशन एंड मार्क योर आंसर अकॉर्डिंगली इन द आंसर शीट। चलिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्वेश्चंस पे आ जाइए। कह रहा है कि योर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इज कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंतित करना, चिंता करना किसी चीज के लिए। वी विल बी डिस्कसिंग एट द नेक्स्ट मीटिंग, इसके बारे में हम अगले मीटिंग में डिस्कस करेंगे। तो कह रहा है एज फार एज, याद करिए एज और एज के बीच में कौन सी डिग्री का प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा भैया एज फार एज, मतलब जहां तक मैं सोचता हूं, इस तरह की बातें ये कह रहा है। तो एज फार एज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन को 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, डिड यू नो रवि हैज न्यू जॉब, क्या तुम जानते हो रवि के पास एक नया जॉब है। तो इसमें बड़ी बात क्या है भाई, तो इसका जो राइट आंसर वो होगा बाय द वे। बाय द वे मतलब क्या तुम्हें ये बात पता है क्या कि रवि के पास एक नया काम है। तो भैया आसान सवाल है, डी, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि डैश द विंड इट वाज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड आई वाज गेटिंग कोल्डर। डैश द विंड मतलब कह रहा है कि डैश ब्लैंक द विंड, ये ब्लैंक में क्या आएगा इनमें से। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल द विंड कहना तो गलत है, बाय द वे ऑफ विंड कहना गलत हो जाएगा। स्पीकिंग ऑफ द विंड मतलब इस हवा के बारे में अगर हम बात करें ना, तो भैया हवा जो है ये बहुत तेजी से चल रहा है। अभी 2-3 दिन पहले कितनी तेज आंधी चल रही थी पता है ना, उसी के बेस पे सवाल बना दिया है इसने। ये कह रहा है स्पीकिंग ऑफ द विंड इट वाज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, बहुत तेज हो रहा है, एंड आई वाज गेटिंग कोल्डर, तो मुझे ठंड भी लग रहा है, ऐसा कह रहा है, लग रहा था। चलिए 13 के बाद अगले सवाल की तरफ देखिए, यानी नेक्स्ट क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट्स। कह रहा है कि डैश एन अनहैप्पी चाइल्ड लीड्स टू क्रिमिनल बिहेवियर। कह रहा है कि अनहैप्पी चाइल्ड यानी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अनहैप्पी होते हैं, नाखुश होते हैं, वो क्या करते हैं कि क्रिमिनल बिहेवियर करने लगते हैं। अगर वो अपने लाइफ से खुश नहीं है तो कुछ गलत काम करने लगते हैं। तो ये कह रहा है कि कुछ परिस्थिति में ऐसी होती है, तो कुछ परिस्थिति का मतलब इन सम केसेस हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में आपसे कह रहा है 16 नंबर सवाल में कह रहा है कि डैश द प्रॉब्लम इज नथिंग बट अ रॉन्ग एजम्पशन अबाउट द प्रोसेस। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है लेकिन रॉन्ग एजम्पशन बनाया गया है प्रोसेस के बारे में, तो कौन सा राइट आंसर हो सकता है। देखिए भाई मेरे तरफ से इसमें 2 आंसर आ रहे हैं, मेरे तरफ से जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, यहाँ पे 2 आंसर आ रहे हैं। अब 2 आंसर में से आपने किसको किया है, किसको आपने ज्यादा प्रेफरेंस दिया है, और फिर जो एग्जाम्स जो पेपर सेट किए हैं उन्होंने किस हिसाब से इस क्वेश्चन को लिखा है, उनका आंसर क्या आता है, इसको भी थोड़ा वेट करना होगा। इसमें 2 आंसर है, एक है समवॉट और एक है इन अदर वर्ड्स। In other words, the problem is nothing but a wrong assumption about process, या somewhat the problem is nothing, यानी मेरे तरफ से भाई बी और डी दोनों आंसर सही है, बी और डी इज द करेक्ट आंसर्स। सो इसमें थोड़ा सा सस्पेंशन है इस क्वेश्चन को लेकर। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 17 नंबर सवाल में क्या पूछा है, इसमें तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। मेनी क्या है बेटा, एक डिटरमाइनर है। आगे कह रहा है कि डैश हेजिटेट टू पब्लिकली ब्रोज सच क्वेश्चंस फॉर फियर ऑफ नथिंग डिस्क्रिमिनेशन। सो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसका मतलब होता है मेनली, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल देखिए, ये भी आसान सवाल है। कह रहा है कि डैश वन नोट दैट इन द 19th सेंचुरी एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड क्वेश्चनिंग गेन मोमेंटम। तो जनरली स्पीकिंग हो जाएगा, जनरली सामान्य रूप से बात कर रहा है, सामान्य रूप से, जनरली एडवर्ब ऑफ टाइम है मेरे भाई, ये भी हमने आपको पढ़ा रखा है। सो पढ़ाया तो सब कुछ है, अब आपने किस हिसाब से पेपर दिया है ये अब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यानी अगले सवाल की तरफ, अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से क्वेश्चंस को दिखाई दे। चलो भैया क्वेश्चंस देखो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कह रहा है कि द सिचुएशन हैज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म। जो सिचुएशन है वो पूर्ण रूप से बदल गया है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, यानी पिछले कुछ सालों में जो परिस्थितियां हैं वो बदल गई हैं, ऐसे कह रहा है। कह रहा है कि समवॉट द सिचुएशन हैज कंप्लीटली, इसमें देखिए ये ऑप्शन बी और डी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी और डी गलत है, सही आंसर बताना है। somewhat the situation has completely transformed over the past few years, thus the situation has, दस का प्रयोग हम क्यों करते हैं, 10 नहीं आएगा यहाँ पे, मेरे हिसाब से आंसर somewhat होना चाहिए, यानी 19 का ऑप्शन ए सही होना चाहिए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिए। 20 नंबर में आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि डेस द कमिटी इज ऑफ द ओपिनियन। कमिटी कौन सा नाउन है बेटा बता दो फटाफट, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन। सो कमिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑल एकेडमिक मैटर्स विल बी डिस्कस इन द एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग। हेंस सो बट आएगा, लेटर आएगा, अल्दो आएगा। अल्दो के साथ यट का प्रयोग किया जाता है। देखो अगर अल्दो आया तो बट क्यों नहीं आया, और बट आया तो अल्दो क्यों नहीं आया, क्योंकि दोनों ही एक तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग लेते हैं। तो भाई बट नहीं है तो अल्दो भी नहीं है। बाकी लेटर, लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में। भैया मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, आई शैल कॉल यू लेटर। तो भाई ये दो तीनों ही ऑप्शन गलत है, हेंस इसका राइट आंसर है। बहुत आसान सवाल था। तो इस सीरीज में आपने देखा एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जहां पे डाउट हो सकता है, उसको आप अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप उसको चेक करिए कि इसमें आपने क्या आंसर किया है, और वेट फॉर द फाइनल डिसीजंस कि भाई उन लोग क्या आंसर निकालते हैं इसका। देखिए साइनोस्योर का मतलब बेटा क्या होता है, साइनोस्योर का मतलब होता है ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का केंद्र बोला जाता है, जैसे हम बोलते हैं साइनोस्योर। तो सर आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन, पर्सन और थिंग दैट अट्रैक्ट ए लॉट ऑफ अटेंशन। पर्सन और थिंग दैट अट्रैक्ट ए लॉट ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ये आपका राइट आंसर है। चलिए 22 का क्वेश्चन देखिए, कोवियल पूछा हुआ है। कोवियल का मतलब क्या होता है, कोवियल का मतलब होता है हम उम्र लोग। हम उम्र के लोग होते हैं जो एक जैसा होते हैं। जैसे मान लो हमारी और आपकी उम्र एक है, चूंकि है नहीं, मैं तो बता रहा हूं एग्जांपल, तो इसको बोलते हैं कोवियल। कोवियल का मतलब होता है पर्सन ऑफ रफली द सेम एज, एक ही उम्र के लोग को बोलते हैं। आसान सवाल था ये, दोनों बहुत इजी सवाल था। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप क्वेश्चन करके जरूर आए होंगे। चलिए आगे 23 नंबर सवाल देखिए बेटा, कह रहा है कि रिट्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। री मैंने 10 बार बोला था मेरे प्यारे बच्चों, सुन लो सुन लो सुन लो। री का मतलब होता है वापस। री का मतलब कोई भी चीज जो वापस, जैसे रिटर्न बैक बोलते हैं ना, वैसे। तो चलिए इसको क्या है इसका राइट आंसर, इसको देखते हैं। कह रहा है रिटर्न टू अर्लियर स्टेट, रिटर्न टू अर्लियर स्टेट। तो इसमें भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, जो पढ़ा होगा वो आंसर दिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भैया अब हम क्या करें बताइए। नेक्स्ट इम्प्रेस्ड पूछा है। इम्प्रेस्ड भी एक अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है कि मनी यूज टू मैनेज स्मॉल एक्सपेंसेस। मनी यूज टू मैनेज स्मॉल एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड। टर्जिड का मतलब, ये आसान सवाल है। टर्जिड का मतलब होता है जैसे सूजन वगैरह आ जाता है, उसको बोला जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा बेटा, सोलन और डिस्टेंडेड इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट्स। वंस अगेन चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट आ गया इसमें, ओके। तो ये क्या पूछा है, चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ना, बड़ा कर देते हैं ताकि आपको मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ठीक से दिखाई दे। देखो भैया ये पूछा है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया है जो इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है, रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल रीजन्स। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशंस यानी जो भारत का संविधान है वो बैलेंस्ड करता है भाई। ये जो वर्ड आपके सामने प्रोपोर्शनेट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बैलेंस करना, यानी संतुलित करने की बात कर रहा है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, यानी अगला सवाल। ये आसान सवाल था। ये पूछा है कि डिसचेंटमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिसअपॉइंटेड होना। क्या होना भाई, डिसअपॉइंटेड होना। आगे वर्ड लिखा हुआ है कि इमिनेंट का मतलब क्या होता है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस ने एनडीए ने, जिस भाई ने, जिसने भी इस क्वेश्चंस को सॉरी बनाया होगा, सलाम है उनको कि आपने बड़ा दिमाग लगा के सवाल बनाए हैं। इमिनेंट का इसमें रियली पूछा जाए तो कोई भी राइट आंसर नहीं है ऑप्शंस के अंदर, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस। तो सर अगर राइट आंसर नहीं है तो हम क्या करके आए, तो भाई हमें नियर बाई वर्ड्स को सेलेक्ट करना है। इमिनेंट कह रहा है कि सी बिलीव दैट इट वाज इमिनेंट दैट ही वुड बी चूजन एज द लीडर ऑफ द ग्रुप। इमिनेंट का इसमें राइट आंसर, दोबारा कह रहा हूं, अगर कोई मेरे बातों को नकारता है तो प्लीज आप कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इमिनेंट का इसमें कोई भी राइट वर्ड नहीं दिया गया है। इमिनेंट का मतलब होता है कोई चीज लाइकली टू हैपन। अब इसमें है नहीं ऑप्शन, तो आप फिर कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए अनलाइकली लिखा है, ये गलत है, लाइकली होता तो सही हो जाता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है इनहैबिटेबल। इनएविटेबल इज द राइट आंसर, जिसको बोलते हैं अनिवार्य, मतलब ये चीजें होके रहेंगी, उसको बोला जाता है इनएविटेबल। ठीक है, तो मेरे तरफ से राइट ऑप्शन डी है। अब मुझे पता नहीं जो जिन्होंने क्वेश्चन स्टेट किया है वो क्या आंसर लगाते हैं, लेकिन मैं जहां तक मानता हूं कि डी इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन।
आगे लिखा है बेटा इंडेलिबल, इंडेलिबल आसान सवाल है। इंडेलिबल मतलब होता है भैया जिसको मिटाया नहीं जा सके, इंडेलिबल जिसको मिटाया नहीं जा सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा परमानेंट। परमानेंट का मतलब होता है निश्चित रूप से जो बिल्कुल अडिग रहता है, ठीक है, परमानेंट स्थायी को बोलते हैं। चलिए इंस्टेंटेनियस आसान सवाल है, सभी भाई ने करके आए होंगे। क्या आंसर हो जाएगा? इमीडिएट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए आगे क्या दिया है, ये यही तो है, यानी यही तो है तगड़ा वाला सवाल। इसमें हमारे बच्चे, तो मैंने अपने क्लास में एक बात और आपको बता के भेजा था कि भैया अगर कोई क्वेश्चंस आपको लगे ना कि नहीं आ रहा है या आपके तैयारी से बाहर है तो प्लीज छोड़ दीजिए। यानी 50 में से अगर आपने 40 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन भी सही तरीके से कर लिए तो आप सिलेक्शन की दौर में हैं, आप सेलेक्ट हो चुके हैं। फिर आप नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाने का कोई सेंस ही नहीं बैठता है, ठीक है। फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और ये जो सवाल पूछा गया थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। सीडीएस लेवल का क्वेश्चन है ये सीडीएस लेवल का सवाल है, ठीक है। क्या सवाल है देखिए, कह रहा है अल्दो से चालू किया है, S1 से चालू किया है, S6 पे जाके खत्म किया है। बोल रहा है इसका राइट आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, कैसे सही करेंगे। तो भाई देखिए इसमें क्या है कि आपको क्या करना है इस क्वेश्चंस के अंदर कि ये जो S1 है इसके बाद हम कहां से स्टार्ट करें और इसके पहले कहां एंड करें, ये क्वेश्चंस है। तो इसमें आप राइट आंसर आप लोग चेक करिएगा अपना अपना राइट आंसर। सी ऑप्शन आपका राइट है, SQRP हो जाएगा इसके अंदर। इस ऑप्शन में SQRP हो जाएगा। इसका मैं डिटेल एनालिसिस आपको नहीं करा रहा, आपको आंसर में बता देता हूँ, आंसर आप चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 पे हम आ जाए। कह रहा है कि इंडिया एट प्रेजेंट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। आसान सवाल पूछा है इसने कह रहा है कि किसी रोड नेटवर्क के बारे में बात कर रहा है, तो उस रोड नेटवर्क का इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेगा। इंपॉर्टेंस के बारे में अगर बात करता है तो द इंपॉर्टेंस ऑफ रोड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया सिंस द एंशिएंट। एंशिएंट टाइम का मतलब होता है प्राचीन समय से, प्राचीन समय से इसका आंसर पूछ रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यानी भाई स्टार्ट तो होने वाला है पी से, ये तो कंफर्म है, जिस बच्चे ने भी किया होगा ये सही है, पी से स्टार्ट होगा। लेकिन पी से दो ऑप्शन है, एक सी है और एक डी है। अब ये आपने कौन सा आंसर सेलेक्ट किया है, क्या सी या क्या डी, क्या सी या क्या डी। तो पी के बाद क्या आएगा, पी के बाद क्यू है या पी के बाद आर। तो कह रहा है कि एंशिएंट टाइम, अब ये लिखा है कि जो जीटी रोड है वाज बिल्ट बाय शेरशाह सूरी अक्रॉस द इंडो गंगेटिक प्लेन फ्रॉम चिट्टागांव बांग्लादेश टू पेशावर पाकिस्तान, ऐसा कह रहा है। कह रहा है किंग सच एज अशोका एंड चंद्रगुप्ता बिल्ट रोड फॉर इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल, है ना, ये कह रहा है। पी के बाद क्यू या पी के बाद आर, ये क्वेश्चंस में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा PRSQ। PRSQ इज द राइट आंसर। चलिए PRSQ राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन है। 33 नंबर सवाल को देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आप देखिए और इसमें क्या कह रहा है, नेशनल हाईवे कनेक्ट वन स्टेट विथ अनदर एंड आर ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। भाई रोड के बारे में ही पूछ लिया है क्या 33 नंबर सवाल में। तो इसने स्टार्टिंग कहां से करेंगे, पी से करेंगे, क्यू से करेंगे, आर से करेंगे या एस से करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यानी 33 नंबर सवाल में कौन सा राइट आंसर होने वाला है। तो आप लोगों ने क्या किया है, इस क्वेश्चन को सही सही बताओ, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। कहां से हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करें। तो ये क्वेश्चंस कंप्लीटली आपका एक तरह से क्या कहते हैं सीडीएस के पैटर्न पे सवाल को पूछा गया है। इससे पहले एनडीए में इस तरह के सवाल S1 S6 के इतने बड़े बड़े सवाल को नहीं देखा गया। तो आगे आने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो बिल्कुल तैयार रहेंगे, इस तरह की तैयारी करके चलेंगे और मान के चलेंगे कि ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 33 का है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद देखिए 34 आप लोग चेक करिएगा। 34 में आपने क्या किया है, कह रहा है कि साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कोर्ट इन फोर्सेस वाज इनॉग्रेटेड इन दिसंबर 1996। ये S1 हो गया आपका और ये हो गया आपका S6, ठीक है। एक मिनट,
इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। अब इसके ऑप्शन में देखिए, इसकी शुरुआत किससे करेंगे, ये कह रहा है इट्स क्रिएशन, माने क्या इट्स किसके लिए आया हुआ है यहाँ पर, ये देखना है आपको। फिर ये लिखा है द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इट्स बिल ऑफ राइट इज ए कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका। सो इसका राइट आंसर आप लोगों ने क्या किया है, सी और डी। अगर जिस बच्चे ने भी सी और डी में से किया हुआ है उनका राइट आंसर है सी और डी इज द राइट आंसर। तो क्या आपने राइट आंसर किया है, आप लोग इसको भी कमेंट में जरूर अपना शेयर करिएगा फ्रेंड्स इसके आंसर को। यानी क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर चल रहा है 33 के बाद ये है 34 नंबर। तो 34 नंबर में जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी पे जाइएगा, PQSR। PQSR इज द राइट आंसर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन इसमें बच गया है। 35 क्या कह रहा है, आवर कॉन्स्टिट्यूशंस रिमाइंड अस ऑफ द नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन ए लार्ज डेमोक्रेसी। चलो भाई ये तो आसान सवाल है, आप लोग बता दो 35 नंबर क्वेश्चंस में आपका आंसर आपने क्या करके आए हैं। आसान सवाल दिया है इसने, वेरी इजी क्वेश्चंस। तो देखिए इसमें अगर ये यहां से एंड कर रहा है इस सवाल को, यहाँ पे अगर एंड किया है तो इसके बाद कहां से स्टार्ट करेगा ये पूछ रहा है। तो ये देखिए ऑल सिटीजन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन टेकिंग एवरी डिसीजन, यानी एस से चालू होगा और एस के दो ऑप्शन है, तो एस के बाद पी आएगा कि क्या आएगा ये देख लो। कह रहा है दिस इज वाई इलेक्शन बिकम इम्पोर्टेंट, ठीक है, यानी एस के बाद पी का ऑप्शन आएगा, एस के बाद पी का ऑप्शन यहाँ है भाई, SPQR आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ ये जो पैटर्न था ये CDS का पैटर्न था, अगली बार से आप जब भी तैयारी करें तो इस बात को दिमाग में रखें कि आप किसी चीज को छोड़े नहीं भाई। ग्रामर तो ग्रामर होता है, साथ में वोकैब, साथ में कॉम्प्रिहेंशन, तीनों चीजों को आप लेकर चलेंगे। इस बार मैंने एक नया क्लास में एक चीज और अपडेट बताया था कि पिछले 2 साल से आपके एनडीए के पेपर में पैसेज नहीं पूछा जा रहा है, तो आप प्लीज पैसेज को भी प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। और इस बार पैसेज भी आया है और बहुत तगड़ा पैसेज पूछा है। चलिए आगे बढ़े, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये था ये क्वेश्चंस, एक जो नया बदलाव किया है इस क्वेश्चंस के अंदर। कह रहा है कि कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच वाला क्वेश्चंस आपसे पूछा है और आप इसको चेक करके हमें बताइए कि आपने राइट आंसर क्या क्या बनाया है इस क्वेश्चंस के अंदर। देखिए चारू सेड टू हर फादर, चारू सेड टू हर फादर, सेड आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, आई वांट V2 फॉर्म है, ठीक है। आई वांट, सॉरी वांट लिखा है, वांट यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी आई वांट यानी V1 है। तो मैंने आपको पढ़ाया था अगर ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है और यहाँ V1 है तो किस में चेंज हो जाएगा, बताइए फटाफट बताइए। कॉपी आप चेक कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किस तरह से मैंने आपको बताया था कि हम ये वांट है ना वांटेड में चेंज हो जाएगा। ये जो आई है फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। तो चारू क्या है, लड़की है, सी यहाँ पे यूज करेंगे। सेड टू को टोल्ड कर दीजिए, हर फ्रेंड, डेट यहाँ पे कंजंक्शन है बेटा, सी यहाँ पे सब्जेक्ट है जो आई के लिए आया हुआ है और सी के बाद वांटेड लिखा है, तो ये बिल्कुल सही है। ये एलिमिनेटेड मेथड से भी आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ भी चारू टोल्ड हर फ्रेंड दैट सी वांटेड हर टू बी देयर, देखिए यहाँ भी लिखा है टू बी देयर एट 6 PM द नेक्स्ट डे। टुमारो का द नेक्स्ट डे पढ़ाया था, ये टुमारो का टुमारो लिखा है, ये गलत है। टुमारो लिखा है, ये गलत है। यहाँ पे द नेक्स्ट डे लिखा है, सही है, लेकिन विल कहाँ से आ गया, ये गलत है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैंने भाई क्लास में पढ़ाया हुआ है, एक एक चीज पढ़ाया हुआ है दोस्तों। चलिए आगे सवाल को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7। नितिन सेड टू हिज ब्रदर व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज। नितिन सेड टू हिज ब्रदर, नितिन ने अपने भाई से कहा व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज। भाई जो भी एनडीए के क्वेश्चंस को सेट किया है, मैं इस क्वेश्चंस पे भी मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चंस में जहां आपने एक्सक्लामेशन, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने मार्क्स दिया हुआ है, यहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन व्हाट ए से चालू हुआ है। व्हाट ए ब्यूटीफुल, यानी आप क्या कर रहे हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ये। आपने इस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को क्या बना दिया, क्वेश्चंस बना दिया, आपने इंट्रोगेटिव बना दिया। तो यहाँ पे पहला तो ये मेरे तरफ से गलत है। अब वो आपने क्या सोच कर यहाँ पे इंट्रोगेटिव लगाया, आई डोंट नो, बट
यहाँ पे आपका एक्सक्लेमेशन मार्क्स आना चाहिए इस क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। सबसे पहला, अब बच्चों को यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होगा जी, अगर ये व्हाट मतलब इंट्रोगेटिव मान रहे हैं तब तो हमें आस्क्ड करना पड़ेगा। थोड़ा सा इधर देखते हैं इनके आंसर को। नितिन आस्क्ड हिज ब्रदर वेदर इट वाज ब्यूटीफुल पेंटिंग, ऐसा, यानी हम डी ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं और ए ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं। नितिन वंडर टू हिज ब्रदर दैट व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग इट वाज। तो भाई ये दोनों ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन इसमें आप स्किप ऐसे भी कर सकते हैं कि WH वर्ड के पहले कोई WH वर्ड अगर वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में काम करता है तो उसके पहले हम कभी डेट का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि WH वर्ड और डेट ये दोनों एज ए कंजंक्शन बिहेव करते हैं। तो मेरी तरफ से इसका राइट आंसर आप लोग अगर पूछ रहे हैं और जानना चाहते हैं तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन राइट। लेकिन क्वेश्चंस बनाने वाले हमारे भैया यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क्स आपने कैसे लगाया, यहाँ पे तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स आना चाहिए, जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ क्वेश्चंस को। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर सवाल, द टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट, यानी ये आस्क्ड लिखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि व्हाई दे हैड बीन क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास, व्हाई दे हैड बीन क्वाइट। तो भैया हैड बीन का प्रयोग कब करते हैं, जब एक तरफ पास्ट होता है और दूसरी तरफ क्या होता है बताइए फटाफट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, तब हम करते हैं हैड बीन का प्रयोग। अब आप इसको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं इस क्वेश्चंस में। देखिए WH वर्ड कभी भी बदलता नहीं है, यानी WH वर्ड जो है वही रहेगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए व्हाई हैड यू लिखा है तो भैया ये गलत है, सी ऑप्शन को हटा दो फटाफट। आगे लिखा है व्हाई वर यू, वाई के बाद वर लिखा है, वर के बाद यू क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास। द टीचर सेड टू हर स्टूडेंट, तो टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट, यहाँ पे व्हाई वर यू, तो वाई के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, तो दे लिख दिया है। अब ये वर यू लिखा हुआ है तो हैड बीन आ जाएगा, क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास, इन द प्रीवियस क्लास लिखा है यहाँ पे, इन द प्रीवियस क्लास दिया, डी ऑप्शन सही है, 38 का डी ऑप्शन सही है। कीपिंग कैसे आएगा यहाँ पे, एक मिनट ये भी सोच लेते हैं। वाई वर दे कीपिंग क्वाइट, कीपिंग यहाँ पे लिखा है क्या भाई? द टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट व्हाई दे हैड बीन क्वाइट, कीपिंग कहाँ आ गया? अब जबरदस्ती कीपिंग लगा रहे हो भाई, कीपिंग आंसर नहीं आएगा, कीपिंग इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है इसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट कैसे? नहीं, इसमें और भी क्वेश्चंस बाकी हैं, इसमें इतने ही है नहीं, और 9 ये 7 लंबी क्लास ऐसा, अच्छा ठीक है। इसमें पेन कहाँ से आएगा? पेन So friends, sorry for the interruptions due to some technical issue, my dear students. आगे चले, यानी नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम देख लेते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है यहाँ पे
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, यानी जो कॉमन एरर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको भी बिल्कुल अलग फॉर्मेट में पूछा गया है। यानी आपके सामने 4 सेंटेंस दिया गया है और बोला गया है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस बिल्कुल क्या लिखा है, सही लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। तो कॉमन एरर के इस तरीके से पूछा है, मतलब बिल्कुल एनडीए के क्वेश्चंस को बदल के रख दिया है। तो आप इस जो बदलाव है, जो चेंजेस है, इसको एक्सेप्ट करिए और इस तरीके से पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पैटर्न इसने पूछा है ये बैंकिंग लेवल का पैटर्न है, ध्यान रखिएगा। ये किस लेवल का है भाई, बैंकिंग लेवल के पैटर्न को पूछा है। यानी पहले क्या हुआ करता था कि एक क्वेश्चन आते थे और उस क्वेश्चन में पूछता था कि किस पार्ट में एरर है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा सेंटेंस सही है, इसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, ही इज कंसीडर, कंसीडर के साथ एस आता है, एस के बाद लिखा है ब्राइटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है भैया, याद रखिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आएगा, इंटेलेक्चुअल इन द कंट्री। यानी 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समझ जाइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 अगर हो गया आपका तो आगे चलते हैं। 39 के बाद 40 नंबर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। नो अदर, नो अदर के बाद आपको मैंने पढ़ाया था, याद करिए, एनी अदर, ऑल अदर, नो अदर, याद आ रहा है, एनी अदर, ऑल अदर और नो अदर। नो अदर के बाद हमारा नाउन प्लूरल होता है, आगे वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो नो अदर के बाद माउंटेन लिखा है, सही है। ईज ये कंपैरेटिव डिग्री है, टोलर, टोलर के साथ देन आएगा, इसने तुलना किया द हिमालय से। ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी 40 का ए ऑप्शन सही है, इसको याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। यानी कॉमन एरर के भाई केवल 2 ही सवाल पूछा है आपसे, ध्यान रखिए। एक ये डिग्री टॉपिक से पूछा है और ये टॉपिक भी आपका सुपरलेटिव, यानी ये भी डिग्री टॉपिक से ही पूछा है। यानी इस बार पूरे कंटेंट को खत्म कर दिया है। ग्रामर में बहुत कम क्वेश्चंस पूछा है इसने। आगे पूछा है कि कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, बड़ा आसान सवाल है। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है किसी को विश्वास दिलाना, है ना। तो कॉन्फिडेंट का इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट एक होता है इंटीमेट पर्सन को बोला जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 का डी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। इसके बाद लिखा है ब्रोक एंड ब्रूक का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रोक एंड ब्रूक। अब ब्रोक के अलग अलग सेंस है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये भी समझते हैं। ब्रोक का मतलब क्या होता है, ब्रोक का मतलब होता है टूट जाना, लेकिन एक टूट जाना मतलब दिवालिया हो जाना। दिवालिया हो जाना मतलब ये पढ़ा रखा है आपको, बैंकरप्ट बोलते हैं ना। और एक ब्रूक का मतलब होता है स्ट्रीम। तो सर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ये आसान सवाल है, कई बार पेपर में पढ़ाया हुआ है। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना। 2017 के एनडीए के पेपर को चेक कर लीजिएगा, उसमें भी ये सवाल आया था। उसके बाद 2021 वाला जो पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चंस को पूछा गया था, 23 में भी पूछा गया था, ये याद रखिए। लगातार 3 साल से इस सवाल को पूछ रहा है ये। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, है ना। और इस एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना। तो भाई कितना आसान सवाल है, किस भाई ने ये लगाया यार, रिकॉग्नाइज करना कहां से हो गया। एक्सेप्ट मतलब कंसेंट यानी सहमति, और एक्सेप्ट मतलब मींस अपार्ट फ्रॉम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 का। चलिए आगे सवाल देखते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्कोर्ड का मतलब होता है सहमति, और एक्रूड का मतलब होता है किसी चीज को संग्रह करना। एक्कोर्ड माने सहमति और एक्रूड माने संग्रह करना, एक्यूमुलेट करना। तो ये एग्रीमेंट और एक्यूमुलेट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। 45 गारंटी और वारंटी। गारंटी कब दिया जाता है, गारंटी क्या है और वारंटी क्या है। वारंटी जो है वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और गारंटी क्या है, प्रॉमिस किया जाता है। तो गारंटी ये है, गारंटी ये दे रहे हैं कि आपको हम अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, ये गारंटी हो गया। सर्विस, वारंटी क्या होगा कि आप हमारे पास आएंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेगा, और आपको डे टू डे आपको अच्छी तरह से बुक्स वगैरह मिलेगी। ये सर्विस हो गई हमारी तरफ से। तो इस तरह से आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, और ये आपका लास्ट है, इसको आप लोग फटाफट चेक करिएगा। ये पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो ये एक लैंग्वेज के बारे में बता रहा है। कह रहा है एन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर। अ फ्यू न्यू लैंग्वेज टू कंटिन्यू टू बी डिस्कस्ड। कुछ नए लैंग्वेजेस हैं जो कि आने वाले हैं, टू बी डिस्कवर्ड होने वाले हैं। इवन दिस कह रहा है कि आजकल भी एज अनएक्सपेक्टेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड बिगेन टू बी ओपनड अप। The discovery does not usually take place straightaway. Often there are similarity with an already known language, which make in the investigators assume that what they have found is just a dialect of that language. Only after a considerable period of contact does it transpire. Transpire एक word पीछे पूछा था आप लोगों से, that the speech is so different that it has to be considered a different language. It takes a language survey to be established the fact, and there are still many countries where such surveys are incomplete or have not even begun.
द पीपल में बी नोन बट द आइडेंटिटी ऑफ देयर लैंग्वेज में नॉट बी, पीपल को तो हम जानते हैं बट उनके लैंग्वेज को हम नहीं जानते, कह रहा है। अब चाइना के लोगों को जानते हैं, भाई चाइनीज लैंग्वेज हमें नहीं आती। सो इस तरह से बहुत सारे ऐसे भाषाएं जिनको तो हम जानते नहीं, लेकिन वहां के लोगों को हम जानते हैं। 2 मिनट। Yes, the people may be known, but the identity of their language may not be, because many such people are a bilingual or multilingual होते हैं and converse with outsider in lingua franca. It may take a while before linguists come to realize that there is an ethnic language. चलिए तो इसका फटाफट आंसर कर लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है। हाँ चलिए 47 नंबर क्वेश्चंस में क्या आपका राइट आंसर है, ये पूछ रहा है। 47 या 46 है ना? हाँ चलिए 46 में क्या आंसर है? 46 का आंसर कौन सा आपका राइट है, ये आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दीजिए। देखिए 46 नंबर जो क्वेश्चन है, पहला सवाल कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर द डिफिकल्टी इन एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। तो न्यू लैंग्वेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन, कौन सा रीजन नहीं है, नॉट पूछ रहा है, ध्यान रखना। इसका आंसर हो जाएगा ए। 46 का ए चेक कर लीजिएगा। चलिए 46 के बाद आपके पास आ जाता है 47, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वे ऑफ टू एस्टैब्लिश द डिस्कवरी ऑफ ए न्यू लैंग्वेज। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाय एस्टैब्लिशिंग कांटेक्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद द स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज। ए ऑप्शन मेरे तरफ से सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनमें करेक्ट दिया गया है, ए बी सी डी। इसमें आपको पढ़ के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें आपका सही है। कह रहा है कि ऑल द लैंग्वेज आर आइदर कंप्लीट लैंग्वेज और डायलेक्ट ऑफ अदर मेजर लैंग्वेज। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। इसको आपने, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, तो सी आंसर आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि द पीपल में बी नोन बट द आइडेंटिटी ऑफ देयर लैंग्वेज में नॉट बी। इसका मतलब क्या है? पीपल को जानते हैं लेकिन उनके लैंग्वेज को नहीं जानते। यानी ये क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भाई 49 में आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो पीपल आर रिकॉग्नाइज्ड एज डिफरेंट एथनिक ग्रुप बट नॉट नेसेसरली देयर लैंग्वेज। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अंत है लेकिन अंतिम नहीं है। अगला सवाल है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम पैसेज मींस comes to known, which one of the following words from passage means comes to be known। comes to be known का मतलब यहाँ पूछ रहा है आपसे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो एक वर्ड आपको मैंने अभी अभी बताया था, ट्रांसपायर वर्ड लिखा हुआ है, ए ऑप्शन। ये वर्ड लिखा हुआ है, यही आपसे पूछा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर गिविंग योर टाइम एंड वाचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, मिलते हैं बहुत जल्द।
सर वो ड्रॉ है ना वहाँ से इंग्लिश में ऊपर ड्रॉ है। हाँ, इससे आप नहीं, इंग्लिश हिंदी में है क्या? ये नहीं सर अब सर माइक यूज करिए। याद रहो। ग्रीन नहीं चल रही ना? Yes, so good evening to all of you. Now we have to discuss the paper. पहला क्वेश्चन है what happens when the sunlight travels through the earth atmosphere. अर्थ एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है। जब सन की लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो उसकी स्कैटरिंग होती है, प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग ब्लू कलर की सबसे ज्यादा होती है। ब्लू कलर विल स्कैटर्ड मोर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ सबसे कम जो होती है वो ब्लू कलर की होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। द ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोर एज कंपेयर टू रेड कलर। इसके बाद में नेक्स्ट है एक मिनट मैम, वो उसको स्क्रॉल नहीं हो रहा। ये अच्छा इससे करना है। ठीक है ठीक। और वो ड्रॉ पे टिक कर अब फिर से स्टार्ट करूं, रीस्टार्ट करूं? स्टार्ट ही है सर। ओके ओके। तो ये फर्स्ट वाला ब्लू कलर स्कैटर्ड मोर एज कंपेयर टू द रेड कलर, तो फर्स्ट चॉइस करेक्ट हो गई। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन ए बॉडी solid body is partially or completely immersed in a fluid, the fluid exerts upward force on the body, the magnitude of the force। देखो कोई भी बॉडी को फ्लूइड में, तरल में इमर्स करते हैं तो इमर्स करने पर उस पर एक फोर्स mg जो उसका वेट है वो तो डाउनवर्ड लगता है, और वेट ऑफ द बॉडी वो डाउनवर्ड लगता है। exert the upward force on the body, the magnitude of the force is equal to। अब वो बॉडी है उसको आपने इमर्स किया है तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो वेट ऑफ द बॉडी डिस्प्लेस्ड बाय द फ्लूइड। क्योंकि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है यदि वेट के इक्वल होगा तो बॉडी आराम से फ्लोट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है क्वेश्चन नंबर 53। द लेंथ ऑफ ए कॉपर वायर इज इंक्रीज बाय ट्वाइस, देन its resistivity will be doubled, half, same, 1/4 सेम। क्योंकि रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो रो है उसकी वैल्यू इस पे डिपेंड नहीं करती। लेंथ में R इक्वल टू फॉर्मूला R इक्वल टू रो L बाई ए,
तो रो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एल, ए और आर, तो इसमें जो है वो सेम रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी स्टेन, क्योंकि स्टेन का फॉर्मूला चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। यदि लीनियर स्ट्रेन का लें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का लें, तो डेल्टा एल अपॉन एल, तो स्ट्रेन इज द करेक्ट आंसर। A system that does not allow the exchange of heat with the surrounding is called adiabatic system। ऐसा सिस्टम जिसमें हीट का आदान प्रदान नहीं होता, हीट का एक्सचेंज नहीं होता, उसे एडियाबेटिक प्रोसेस या रुद्रोष्म प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये 56 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं। क्या प्रॉब्लम? यस, 56 क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन है कि इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द कार्बन डिफ्यूजन एंड वैक्यूम इज एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। देखो, वैक्यूम में जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वो लाइट की सबसे ज्यादा होती है। वैक्यूम यानी निर्वात, जिसमें वात भी ना हो, हवा भी ना हो, तो वैक्यूम में हाईएस्ट वेलोसिटी होती है। उसके बाद में चाहे एयर हो चाहे मीडियम हो, सब में वेलोसिटी कम होती है। तो वैक्यूम में यहाँ वेलोसिटी y है, तो x इज लेस देन y, y ज्यादा होगी, y ग्रेटर देन x और x लेस देन y। ठीक है, इसके बाद अपन 57 क्वेश्चन पे आते हैं। 57 क्वेश्चन इज ए गुड क्वेश्चन कि भाई इसमें है कि किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की लाइन है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है, the current is flowing in the horizontal power line from east to west। ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। what will be the direction of magnetic field point directly below the when the viewed east from the end। देखो, ये जो मैं खड़ा हूं यहाँ पर ईस्ट है, ये ईस्ट से वेस्ट, यानी ये ईस्ट है, और ये तो इसमें चल नहीं रहा, ये सपोज ईस्ट है, इधर ईस्ट से वेस्ट पे करंट फ्लो हो रहा है, ये इधर। अब क्या लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट डायरेक्टली बिलो द, यानी नीचे डायरेक्शन कैसे होगी। तो ऑब्वियसली यदि ईस्ट की तरफ इधर से ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व किधर से कर रहा है, ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ से करेंगे तो डायरेक्शन कैसे आएगी, क्लॉकवाइज और परपेंडिकुलर तो होगी। भाई ये तो वायर तो ऐसे जा रहा है और वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, यानी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। which one of the following elements is known as discovered earliest, यानी सबसे पहले कौन सा मेटल डिस्कवर हुआ। तो भाई ऑब्वियसली सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ है वो तो कॉपर है। कॉपर आप देखोगे कि कॉपर 10,000 ईयर्स पहले डिस्कवरी हो गई, या 9000 BC ऐसा लिखा हुआ है, हिस्ट्री में वगैरह आता है। तो कॉपर है वो सबसे पुराना, सबसे पहले डिस्कवर है, सबसे पहले प्रूफ इसी का मिलता है। When a light ray passes through the air to water in non-zero angle, यानी एयर से वाटर में जा रही है। एयर से वाटर का मतलब रेयर से डेंसर में जा रही है, यानी विरल से सघन माध्यम में जा रही है। तो ऑब्वियसली ए करेक्ट होगा। ए का मतलब है बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिलेटेड टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट नॉट करेक्ट। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सही है, ये गलत है। ये होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अच्छा ये बी, और
ये तो सही है, वी स्क्वायर इक्वल टू, ये गलत है, ये वाली इक्वेशन गलत है, ये भी सही है, v इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, 80 को इस साइड ले आए, सेकंड भी सही है, लेकिन अपन थर्ड वाले में जाएं तो फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन है, और वो थर्ड इक्वेशन यहाँ गलत होगी। क्यों? क्योंकि v स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2as, जबकि एक्चुअल होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सी इनकरेक्ट है, सी इज द राइट आंसर, ये सही है फॉर्मूला। एंड सेकंड, नेक्स्ट 61 क्वेश्चन में आए तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एमीटर, देखो एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट सही है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सेकंड है पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये भी सही है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है और एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है, क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस लो होगा तब वो अपने में से करंट को पास होने देगा, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होगा तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और एमीटर का 0 होता है, इतना कम होता है, तो डी वाला जो है वो करेक्ट नहीं है। वोल्ट मीटर हैज ए लो रेजिस्टेंस, नहीं, वोल्ट मीटर हैज द हाई रेजिस्टेंस एंड एमीटर हैज ए लो, तो डी आंसर करेक्ट हो गया। which one of the following is the non conventional source of energy। भाई पेट्रोलियम है वो तो निकलता ही है अर्थ से, नेचुरल गैस भी निकलती है, कॉल भी निकलता है, टाइडल एनर्जी, अब टाइडल है तो टाइडल कोई कन्वेंशनल थोड़ी ना कि टाइड किस समय आए कब आए, ऐसा नहीं है, टाइड तो कभी भी कभी आ सकते हैं कभी नहीं भी आ सकते, तो टाइडल एनर्जी है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। अब देखो अगला 63rd क्वेश्चन आता है कि इफ 3 रेजिस्टर्स ऑफ 1 ohm ईच कनेक्ट्स इन पैरेलल टू ईच अदर द रिजल्टेंट। देखो भाई पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है R बाई एन, R बाई एन, वैसे तो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, तो यानी 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n, यानी कितना हुआ 3 हो गया, 3 का रेसिप्रोकल करो 1/3, तो करेक्ट आंसर इसका आ गया 1/3 ओम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये वाला, वी हियर इको, इको यानी प्रतिध्वनि, वापस जो इको होता है ना आवाज गूंजती है, इको इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव, यानी साउंड वेव के ध्वनि तरंगों के परावर्तन से अपने को इको होता है। अब 65th क्वेश्चन आता है कि ए यूनिफॉर्म स्पीड द एक्सलरेशन इज, कोई यूनिफॉर्म स्पीड से आया है तो एक्सलरेशन कितना हो गया 0, क्योंकि एक्सलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मान लो 50 से जा रहा है तो इनिशियल भी 50 है, प्रारंभिक भी 50 है और फाइनल भी 50 है, तो 50 माइनस 50 कितना हो गया 0, तो एक्सलरेशन कितना हो गया 0 हो गया भाई। अब इसके बाद में ये है कि एक ऑब्जेक्ट को अपन इंफिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं, यानी अनंत इंफिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल लेंस, तो इमेज कहाँ बनेगी, तो भाई देखो इंफिनिटी और पोल के बीच में रखोगे तो फर्स्ट ही करेक्ट है, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में मिलेगी एंड इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन जाएगी। अब देखिए वर्क डन इन मूविंग चार्ज, मूविंग ए चार्ज फ्रॉम 2 कूलम फ्रॉम पॉइंट A to B 24 जूल, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। भाई एक चार्ज है 2 कूलम का और 2 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में 24 जूल होता है वर्क डन, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, फॉर्मूला क्या है V इक्वल टू W अपॉन Q, तो W कितना है 24, Q कितना है 2, तो 24 अपॉन 2 कितना हो गया 12 जूल, आंसर आ गया। इसके बाद
two conducting wires of the same material and equal lengths and equal diameters are first connected in parallel and then series in a circuit across the same potential difference, heat produce कर। देखो भाई ये कह रहा है कि भाई दो वायर है, पहले तो सब सेम है, मटेरियल भी सेम है, उनकी लेंथ भी सेम है, डायमीटर भी सेम है, और हमने क्या कर दिया उनको, सब कुछ सेम होने का मतलब दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, एक का रेजिस्टेंस आर है तो दूसरे का रेजिस्टेंस भी कितना होगा, आर होगा। ठीक है, तो अब पहले उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और उसके बाद में सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये आ नहीं रहा, तो पहले पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और फिर उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो पैरेलल में कनेक्ट करने पर पैरेलल का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, है ना। तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आर कितना हो जाएगा, आर बाई टू, और फिर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 2r हो जाएगा। अब आप इसको रेशियो लोगे तो इसका आंसर आएगा 4:1। ये भाई किसने कर रखा है, अच्छा किसी बच्चे की है, तो 4:1 इसका आंसर आएगा। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड कैरिंग करंट। देखो कोई भी सोलेनाइड परिनालिका है और उसके में करंट फ्लो होता है तो उसका सारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र है, वो लॉन्ग इनसाइड द करंट कैरिंग कंडक्टर, इनसाइड में कितना होता है, इनसाइड में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं है, उसका जीरो होता है। ठीक है, राइट। ए कार हैज द इनिशियल velocity of 12 meter per second and brought into rest over a distance of 45 meter. एक्सलरेशन, भाई एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल कितना हुआ, रेस्ट यानी 0, इनिशियल माइनस 12 है, तो माइनस तो आंसर आएगा इसका, क्योंकि बाद वाली वेलोसिटी कम है और पहले वाली ज्यादा है। तो 12 माइनस 45, ठीक है। तो 12 माइनस 45 क्या है, टाइम कितना लगा था, जैसे 45, हाँ तो 12 माइनस 45 आप इसको कर लीजिए। वेलोसिटी पहले 12 थी और इसमें टाइम नहीं दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर रेस्ट इनटू डिस्टेंस, इसमें टाइम देना चाहिए क्योंकि टाइम के बिना ये क्वेश्चन, अच्छा 12, अच्छा ठीक है, इसमें 45 मीटर डिस्टेंस दे रखी है, तो आप क्या करें, इसमें फॉर्मूला थर्ड इक्वेशन लगा दें, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v तो 0 हो गया, u स्क्वायर यानी 144 और 2as तो as कितना है 45 यानी 90, तो यानी ये हो जाएगा 144 अपॉन 90। तो 144 अपॉन 90 कितना होगा, वो जो कैलकुलेट कर, ये ऑलमोस्ट माइनस 1.6 मीटर पर सेकेंड। यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटेशन हैज ए यूनिट सिंपल एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर kg2, क्योंकि फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अपन G को लें तो FR स्क्वायर अपॉन m1 m2 यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg2। The bodies of unequal mass are dropped from a tower at any stand। यदि दो बॉडी जिनका मास अनइक्वल है और आपने उसको टावर से ड्रॉप कर दिया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन क्यों, स्मॉल जी, यहाँ एक्सेलरेशन का मतलब स्मॉल जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ द साउंड वेव आर रिलेट्स टू, भाई ये सीधा है v इज इक्वल, ये आपका फॉर्मूला आ गया। स्पीड, अच्छा स्पीड को ये लिया गया न्यू, तो न्यू इक्वल टू लैम्डा है, ये फॉर्मूला आ गया, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज 4 टाइम्स
its previous value while the mass is double। तो मास में तो डिपेंड ही नहीं करता, जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फॉर्मूला आता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब एल को अपन ने कितना कर दिया, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स करने का मतलब ये हुआ कि यदि रूट में 4 लेंगे तो टाइम पीरियड डबल हो गया, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ द न्यू टाइम पीरियड अपॉन टाइम पीरियड पहले वाला, तो नया वाला टाइम पीरियड तो डबल है, पहले वाला एज इट इज है, तो आंसर आ गया 2:1। Which of the following property not a property of electric charge?